स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शशि आर्ट एजुकेशन में। मैं हूं आपके साथ शशि। तो आज हम लेकर आए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर का पहला भाग। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित है? तो है वो पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान का भाग है। हड़प्पा जो क्षेत्र है वो कहाँ का भाग है? वो पाकिस्तान का भाग है। ठीक है, ऑप्शन ए पाकिस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न है, पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं? 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 तो पाई गई हैं कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाई गए हैं? तो मोहनजोदड़ो में। यह ध्यान रखिएगा, जो है पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं? तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है? मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है? तो ये है किस देश की? मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता को इराक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इराक। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है? तो इराक की। तो इराक को ही मेसोपोटामिया कहा जाता था पहले, अब इराक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी? तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है नर्तकी, उसकी मूर्ति जो है किस माध्यम में बनी है? तो आप सभी ध्यान दीजिए, वो किससे बनी है? तो कांसे से बनी है। किससे बनी है? तो कांसे से। कांसा एक धातु है, ठीक है, जो तांबा और टिन मिलाकर बनती है। ठीक है, तांबा और टिन मिलाकर बनती है कांसा धातु। तो वो किससे बनी है? तो धातु से बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इस नर्तकी की ऊंचाई कितनी है, या नर्तकी कितनी कितनी लंबाई की है? तो यह 9 सेमी मात्र की है। ठीक है, कितने की है? 9 सेमी। ठीक है, जो इसकी माप है वो 9 सेमी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तांबे का हंस जो है, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का जो हंस है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, तांबे का हंस जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे? तो किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी बनते थे? तो झांगर सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, किस सभ्यता के अंतर्गत? झांगर। किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे? तो झांगर सभ्यता थी। ठीक है, तो झांगर सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, झांगर सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न है, किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो वो है कुवेता की सभ्यता। ठीक है, कौन सी सभ्यता है? कुवेता की सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुवेता की सभ्यता किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो कुवेता की सभ्यता से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? तो इसमें दिया है ऑप्शन, देखिए भारत में। ठीक है, भारत में किस जगह? गुजरात में। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल स्थित है भारत में, और भारत में किस जगह पे? गुजरात में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे मिलते हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, चित्रलिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो चित्रलिपि थी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से वास्तुकला के अवशेष अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो वास्तुकला के अवशेष सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे स्नानागार वगैरह और अन्नागार जैसे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी, वास्तुकला से संबंधित चीजें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है नटराज की मूर्ति? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए
सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया गया है? तो सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया गया है? तो कौन सा रंग है वो? लाल रंग है। ठीक है, कौन सा रंग है? सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया गया है? तो लाल रंग है। ठीक है, याद रखिएगा। लोथल का उत्खनन कब हुआ था? अगला प्रश्न है, लोथल का उत्खनन कब हुआ था? तो लोथल का उत्खनन 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? लोथल का उत्खनन जो है वो कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। ठीक है, लोथल का उत्खनन कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की गई है? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की गई है? तो चित्रकारी किस रंग से की गई है? लाल रंग जो है चढ़ाकर पकाया जाता था। लाल रंग चढ़ाकर पकाया जाता था और उस पर चित्रकारी जो है काले रंग से की जाती थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की गई है? तो चित्रकारी काले रंग से की गई है और लाल रंग चढ़ाकर उसको पकाते थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? तो किस विधि से किया गया? यह चिकोटी पद्धति से किया गया। ठीक है, किस पद्धति से? चिकोटी एक पद्धति होती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में तो चिकोटी पद्धति से निर्माण किया गया। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? तो ऑप्शन डी, चिकोटी पद्धति से। ठीक है, चिकोटी पद्धति से या चिकोटी विधि से किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से युवा नृत्यांगना की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो हमने अभी बताया एक प्रश्न जो है, मोहनजोदड़ो की युवा नृत्यांगना की मूर्ति जो है वो कांसे में बनी है। ठीक, किस में बनी है? कांसे में। कांसा किससे मिलकर बनता है? तांबा और टिन। ठीक है, तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी, कांसा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा संस्कृति का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तो सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तो वो बनी है चूना पत्थर से। किससे बनी है? चूना पत्थर से बनी है। जो सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति या योगी की मूर्ति जो बनी है वो किससे बनी है? तो वो चूना पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के शिला पर किसकी आकृतियां उत्कीर्ण है? तो सिंधु घाटी के शिला पर किसकी आकृतियां उत्कीर्ण है? ठीक है, सिंधु घाटी के शिला पर किसकी आकृतियां उत्कीर्ण है? तो पशुपतिनाथ और पशु का। ठीक है, पशुपतिनाथ और पशु का। ठीक है, सिंधु घाटी की शिला पर किसकी आकृतियां उत्कीर्ण है या उत्कीरी गई हैं? तो ऑप्शन ए, पशुपतिनाथ और पशु की। ठीक है, पशुपतिनाथ और पशु की आकृतियां उकेरी गई हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बनाया गया है? तो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बनाया गया है? तो बनाया गया है किससे? टेराकोटा से। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बनाया गया है? तो टेराकोटा से बनाया गया है। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बनाया गया है? तो टेराकोटा से बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग हुआ था? सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग हुआ था, यानी किस वस्तु का प्रयोग हुआ था सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में? तो किसका प्रयोग हुआ था? तो पक्की ईंटों का। ठीक है, तो पक्की ईंटें उस समय होती थी, उसमें बनाई जाती थी सिंधु कालीन समय में। ठीक है, तो सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग होता था? तो पक्की ईंटों का। ठीक है, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पक्की ईंट। चलिए अगला प्रश्न है, पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है? पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी ध्यान रखिएगा। पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है? ठीक है, तो वो कौन सा काल है जिसमें पत्थरों का
पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया है भवनों में, तो वह है सिंधु काल। ठीक है, सिंधु सभ्यता के काल में पत्थरों का निर्माण, पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सिंधु काल में या सिंधु सभ्यता में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया? सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया? ठीक है, सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया? तो ऑप्शन ए सर कनिंघम। ठीक है, सर कनिंघम ने जो है इसके बारे में बताया या प्रकाश में लाया। तो सन 1875 ईस्वी में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया? तो सर कनिंघम ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की? देखिए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की? तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, कब खोज की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की? तो 1921 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियों में बहुतायत संख्या में नारी की मूर्तियों में कौन सा भाव प्रकट था? तो सिंधु घाटी से जो प्राप्त मूर्तियां हैं वो बहुतायत संख्या में, बहुत संख्या में नारी की मूर्तियों में जो प्राप्त हुई है, बहुत संख्या में नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, उन मूर्तियों में कौन सा भाव प्रकट होता है, यह पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा भाव प्रकट हुआ है? तो चेहरे पर कुरूपता का प्रभाव। ठीक है, चेहरे पर कुरूपता का भाव प्रकट हुआ है, या चेहरा कुरूप बनाया गया है, इस तरीके की भाव उसमें लक्षित होते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियों में बहुतायत संख्या में नारी की मूर्तियों में कौन सा भाव प्रकट होता है? तो चेहरे पर कुरूपता का भाव प्रकट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, चेहरे पर कुरूपता का भाव लक्षित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो पूरे सिंधु का सभ्यता का जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार में है। ठीक है, त्रिभुजाकार आकार में है, ये ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र यानी संपूर्ण क्षेत्र जो है किस आकार का है? तो वह त्रिभुजाकार में है। ठीक है, त्रिभुजाकार में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है। सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति या सैंधव सभ्यता का उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है, यह कथन किसका है? सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है, यह कथन किसका है? तो यह किसका है? यह किसने कहा है? जो है जॉन मार्शल ने। किसने कहा है? यह तो जॉन मार्शल ने। ठीक है, जॉन मार्शल कहते हैं सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। ठीक है, किसके अनुसार? जॉन मार्शल के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी सही है, जॉन मार्शल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंध रखता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, आद्य ऐतिहासिक काल इसे कहा जाता है। सिंधु सभ्यता काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, इसके पहले का काल प्रागैतिहासिक काल होता है और इसके बाद का काल ऐतिहासिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के समय की सबसे पहली खुदाई, सिंधु सभ्यता के समय की सबसे पहली खुदाई किस स्थान पर हुई थी? किस स्थान पर हुई थी? तो सिंधु सभ्यता के समय की सबसे पहली खुदाई किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी हड़प्पा में। कहाँ हुई थी? हड़प्पा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, हड़प्पा में। ठीक है, सबसे पहली खुदाई कहाँ हुई थी? सिंधु सभ्यता के समय की सबसे पहली खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हड़प्पा का एक स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा का एक स्थान रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो किस नदी के किनारे स्थित था? रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, तो हड़प्पा का एक स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है।
वह कौन सा सैंधव स्थल है, वह कौन सा सैंधव स्थल है जहां से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरों की प्राप्ति हुई है। वह कौन सा सैंधव स्थल है, वह कौन सा सैंधव स्थल है जहां से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, वह कौन सा सैंधव स्थल है जहां से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरों की प्राप्ति हुई है। तो वो है लोथल। ठीक है, कौन सा स्थल है, तो लोहल, जहां से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरों की प्राप्ति हुई है, मतलब लिखा हुआ जो मोहर है वो प्राप्त हुई है। तो वो कहाँ, कौन सा स्थान है, लोथल। ठीक है, लोथल स्थान है। ये लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, लोथल कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति, त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम किस स्थल पर हड़प्पाई स्थल की खुदाई हुई। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस स्थल पर हड़प्पाई स्थल की खुदाई हुई, मतलब वो कौन सा स्थान है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिसकी खुदाई की गई, वह स्थल का नाम बताइए। तो वो कौन सा स्थल है, रोपड़। ठीक है, कौन सा स्थल है, रोपड़। तो रोपड़ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पाई स्थल की खुदाई हुई, तो रोपड़ की खुदाई हुई। ठीक, तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था, सतलज नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, सतलज नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से सोने के ढेर और चांदी की थाली प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा स्थल सॉरी किस हड़प्पा स्थल से सोने के ढेर और चांदी की थाली की प्राप्ति हुई है। तो किस हड़प्पा स्थल से सोने के ढेर और चांदी की थाली की प्राप्ति हुई है, तो वो है मोहनजोदड़ो। ठीक, कौन सा स्थान है, तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही जो है मोहनजोदड़ो से ही सोने के ढेर और चांदी की थाली प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो वह स्थान मोहनजोदड़ो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, हड़प्पाई सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के आधार पर किस स्थान से घरों के अंदर कुएं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, कुएं के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, हड़प्पाई लोगों के द्वारा किन वृक्षों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती थी। हड़प्पाई लोगों के द्वारा किन वृक्षों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती थी, तो पीपल वृक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पीपल वृक्ष। ठीक है, हड़प्पाई लोगों के द्वारा किन वृक्षों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती थी, तो पीपल वृक्ष की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किस चीज से निर्मित हैं। तो हड़प्पा संस्कृति की जो बहुसंख्यक मोहरें हैं, जो अधिक मात्रा में मोहरें प्राप्त हुई हैं, वह किस चीज से निर्मित है, तो सेलखड़ी पत्थर। इस सेलखड़ी नाम का एक पत्थर होता था। ठीक है, तो सेलखड़ी पत्थर से जो है बनी है। ठीक है, या निर्मित है। ठीक है, सेलखड़ी पत्थर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु को चित्रित किया गया है। तो हड़प्पा कालीन मोहरों पर जो हड़प्पा कालीन में मोहरें प्राप्त हुई हैं, उस पर सर्वाधिक मात्रा में किस पशु को चित्रित किया गया है। तो किस पशु को चित्रित किया गया है, एक श्रृंगी बैल, मतलब एक सिंग वाले बैल का चित्रण मिलता है। ठीक है, एक सिंग वाले बैल का चित्रण मिलता है। हड़प्पा कालीन मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का चित्रित किया गया है, तो एक श्रृंगी बैल, मतलब एक सिंग वाले बैल का चित्र मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यही सही है। ठीक है, चलिए, हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक किस हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो सर्वाधिक किस जो है हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
तो हड़प्पा से प्राप्त सर्वाधिक किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं? वर्गाकार। ठीक है, तो वर्गाकार, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो सिंधु काल में है वर्गाकार जो है यहाँ मोहरें प्राप्त होती हैं, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में इस वर्गाकार का आकार कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, वर्गाकार जो है कहीं भी आकार नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा इन दोनों बातों को। ठीक है, और यहाँ हड़प्पा काल में ये वर्गाकार मोहरें अधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जो हड़प्पा काल की जो मोहरें हैं वो वर्गाकार में अधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर कौन सा पशु समूह अंकित है? ठीक है, कौन सा पशु समूह अंकित है? तो कौन सा पशु समूह अंकित है? यह है, देखिए ऑप्शन ए, बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा। ठीक है, कौन से पशु अंकित है? मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर कौन सा पशु समूह अंकित है? तो अंकित है कौन सा? देखिए, बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा। ठीक है, बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा, ये चार जो है उसमें बने हुए हैं। ठीक है, चार पशु समूह अंकित हैं। ठीक है, पशुपति मुद्रा पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मृण मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से किया गया था? हड़प्पा कालीन मृण मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, पक्की मिट्टी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पक्की मिट्टी से। हड़प्पा कालीन मृण मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से किया गया था? तो ऑप्शन ए, पक्की मिट्टी से। ठीक है, ऑप्शन ए, पक्की मिट्टी से किया गया है। हड़प्पा कालीन मृण मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से किया गया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पक्की मिट्टी से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के नगरों में मकानों का आकार किस प्रकार का पाया गया है? हड़प्पा संस्कृति के नगरों में मकानों का आकार किस प्रकार का पाया गया है? तो किस प्रकार का मकानों का आकार पाया गया है? तो पाया गया है आयताकार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के नगरों में मकानों का जो आकार होता था किस प्रकार का पाया गया है? तो मकानों का जो आकार है वह आयताकार पाया गया है। ठीक, तो वहाँ हड़प्पा कालीन जो है नगरों में मकानों का आकार कैसा पाया गया है? तो आयताकार। ठीक है, आयताकार पाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल की ईंटें किस मिट्टी से बनी होती थी? हड़प्पा काल की जो ईंटें हैं वह किस मिट्टी से बनी होती थी? तो किस मिट्टी से बनी होती थी? वह जलोढ़ मिट्टी से बनी होती थी। ठीक है, किस मिट्टी से बनी होती थी? जलोढ़ मिट्टी से बनी होती थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हड़प्पा काल की जो ईंटें हैं किस मिट्टी से बनी होती थी? तो जलोढ़ मिट्टी से बनी होती थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में दीवारों और फर्शों के कोने बनाने के लिए किस आकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता था? तो किस आकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता था दीवारों और फर्शों के कोने बनाने के लिए? हड़प्पा काल में दीवारों और फर्शों के कोने बनाने के लिए किस आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो एल आकार की ईंटें बनती थी। ठीक है, एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से मकान के फर्श को बनाने के लिए अलंकृत ईंटों के प्रयोग का प्रमाण मिले हैं? तो अलंकृत ईंटों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ मिले हैं? जो है मकान के फर्श बनाने के लिए, जो मकान का फर्श होता था उसको बनाने के लिए अलंकृत ईंटों के प्रयोग का प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? वो कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? वो कालीबंगा से मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में माना जाता है? तो चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम सिंधु काल में ही माना जाता है। ठीक, भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में माना जाता है? तो सिंधु काल से ही माना जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से चांदी और सोने के जो है प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हड़प्पा से कुल कितने अन्नागार प्राप्त किए गए हैं? हड़प्पा से कुल कितने अन्नागार प्राप्त किए गए हैं? तो 12 अन्नागार प्राप्त किए गए हैं। कितने? 12। हड़प्पा से कुल कितने अन्नागार प्राप्त किए गए हैं? तो 12 अन्नागार प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी थी? तो भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन थी? तो वो थी धौलावीरा। कौन सा स्थान था? भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी थी? तो धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा जो है यह ध से बस्ती जो है, भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी थी? तो धौलावीरा थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
सिंधु सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ? देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ? तो सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ? तो 1800 ईसा पूर्व में। ठीक है, 1800 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा। तो सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ? 1800 ईसा पूर्व में। ठीक है, आपको यह उत्तर देना है, सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ? 1800 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए